चेयरमैन साहब, जीबी पोल्स पे तो मेरा ख्याल काफ़ी लोगों ने बोल लिया है, मगर ऑन दी इकोनॉमिक सिचुएशन आई वुड लाइक, हफीज़ शेख साहब थे यहाँ, वो चले गए। इधर ही है वो, अच्छा, बैठे हुए लॉबी जी, सुन रहे हैं आपको। मैं ये समझता हूँ कि ही शुड गिव अ डिटेल ब्रीफिंग टू द हाउस। ये वेरियस जो क्वेश्चंस रेज होते हैं ना कि लोन्स बढ़ गए, ये चीज़ें हो गई, तो ये आइसोलेशन में हर आदमी इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड। यूजुअली हम अपने वक्त ये कराते थे कि फाइनेंस मिनिस्टर आके ब्रीफिंग देते थे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा शेख साहब को कि वो आके इस हाउस को ब्रीफिंग दें, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो चीज़ें हैं, जब भी कोई टाइम सेट करें और डेट सेट करें और आके इसके बारे में ब्रीफिंग दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं लोगों में और ऑब्वियसली गवर्नमेंट में भी होंगी, मगर इसमें ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लोन्स की जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको पता है कि डॉलर रुपए में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डॉलर, जब लोन्स थे वो 100 रुपये पे कैलकुलेट होते थे तो वो 1 रुपये की फ़िगर आती थी। आज रुपये आपका 160 रुपये हो गया है, तो लोन्स वैसे ही रुपी वैल्यू में 60% बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सप्लेन करने वाली हैं, और जब तक ये एक्सप्लेनेशन नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल कि ये सिचुएशन क्लियर होगी। और आपके तवज्जो से और दूसरे जो लीडर ऑफ हाउस की तवज्जो से मैं इसकी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये करें। दूसरा जी, मैं आना चाहूँगा दूसरे इशू पे जो आप आजकल सुन भी रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं ब्रिगेडियर असद मुनीर के घर गया था और साहब मेरे ख्याल में इस पे डिस्कशन हो गई है, तो अगर एजेंडा पे रहे तो अच्छी बात है। चेयरमैन साहब, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू अप्राइज द हाउस। तो वहाँ जब मैं गया सर, और मैंने रिक्वेस्ट की थी आपको भी और दूसरों की भी कि जो लोग मरे हैं, जिसका इतराफ़ शहजाद अकबर साहब ने भी किया है, और जो लोग, और मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि जो सुसाइड्स हुई हैं, वो जो अभी तक मेरे पास नंबर आ चुके हैं सुसाइड के, दे आर मच मोर देन पीपल हु हैव डाइड इन कस्टडी, इन नैब कस्टडी एंड इन द जुडिशल कस्टडी, और वो मैं आपको भी वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा। तो सर, जब मैं वहाँ गया मुनीर साहब के घर, उनकी बेटी से मुलाकात हुई, उनकी बीवी से मुलाकात हुई, और मैंने बड़ा मुश्किल से अपने इमोशंस को रोका कि मुझे आंसू ना आए और मैं ना रोऊं। जिस तरीके से वो रोईं और जिस तरीके से उन्होंने अपना हाल बयान किया, मैं आपको बयान करता हूं थोड़ा बहुत कि असद मुनीर साहब जो थे सितारा इम्तियाज़ होल्डर थे, ब्रिगेडियर थे आर्मी में, और उसने वो फर्स्ट टाइम ख़ुदकुशी में बच गए। उन्होंने अपने आप को शूट किया अपने घर पे और वहाँ गोली नहीं चली और वो बच गए। दूसरी ख़ुदकुशी में उन्होंने अपने आप को लटकाया अपने कमरे में, एंड यू नो शी सेड टोल्ड मी स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट हैपेंड विद हिज लाइफ सिंस द नैब इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है, ये गवर्नमेंट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, नैब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, और इन चीज़ों को हर हालत में रोकना चाहिए कि लोगों की पगड़ियाँ ना उछालें। देखें, हमारी सियासतदानों की तो रोज़ उछालते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फेस भी करेंगे, मगर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लोग परेशान हैं कि हमें किसी वक्त भी नैब जो है वो हमारी ख़बर चला देगी, हमारा नोटिस न्यूज़ पे चल जाएगा, और ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा चेयरमैन, ये बढ़ता जा रहा है। तो मैं जो भी मेरे यहाँ दोस्त बैठे हैं ट्रेजरी बेंचेस में, उनको ये कहूँगा कि दे शुड सीरियसली लुक इनटू दिस एंड ट्राई टू स्टॉप दिस सिचुएशन एज मच एज़ पॉसिबल। दूसरा जी, मैं आना चाहता हूँ इसके ऊपर के जो ट्रायल चल रहा है वो तो अब आपके सामने है, मैं इंतज़ार में हूँ कि कब वो ट्रायल शुरू होगा, और मैं आपको वक्तन फ़वक्तन उस ट्रायल के बारे में बताता रहूँगा। बाकी सर, जो ये कहते हैं कि जी मीडिया ट्रायल, आज अखबार में भी आया है नैब का मीडिया ट्रायल हो रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर कि पहली दफ़ा नैब का मीडिया ट्रायल हो रहा है। आज तक तो हर आदमी का मीडिया ट्रायल होता था, अब नैब का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। और सर, मैं आपको एक बात बता दूं, आज तो मैं खड़ा हूं और भी 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग इस मीडिया ट्रायल में शरीक होंगे, और ये मीडिया ट्रायल आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और ये बढ़ता रहेगा।
तो ये अब भूल जाएं कि सिर्फ लोगों का मीडिया ट्रायल होगा, अब नैब का ट्रायल होगा, नैब के हर ऑफिसर का ट्रायल होगा, और नैब का हर ऑफिसर बाय नेम हम उसका ट्रायल करेंगे मीडिया में, और बाकी चीज़ें हम देखेंगे बाद में क्या होता है। सर, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो मैंने जिक्र किया है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि फेक अकाउंट्स की बड़ी बात होती है। आपने बंदियाल साहब, जस्टिस बंदियाल साहब का सुना होगा, उन्होंने कहा कि जी हमें नैब ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और ये फेक अकाउंट्स की जो स्टोरी है सर, द फैक्ट इज़ कि अगर आप हफीज़ शेख साहब यहाँ हों अभी, वो मुझे ये बता दें कि किसी बैंक में कोई अकाउंट खुला हो तो वो फेक अकाउंट कैसे हो सकता है। नंबर 1, फ्रॉड हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, फेक अकाउंट कोई नहीं होता। कोई अकाउंट बैंक में खुल जाए, दैट इज अ रियल अकाउंट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। और आज तक 3 साल हो गए या 4 साल हो गए, एक भी फेक अकाउंट चीज प्रूव नहीं हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो चले जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये भी जो ट्रायल है, सो कॉल्ड ट्रायल, ये भी, और सुप्रीम कोर्ट को भी सरासर झूठ बोला जाता है उनको। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज खुद, एक ने तो इतराफ़ कर लिया, बाकी भी इतराफ़ करेंगे कि हमें जी ट्रक के पीछे लगाया हुआ है और हमें समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दूसरा सर, मैंने यहाँ जिक्र किया था चेयरमैन साहब की ब्लैकमेलिंग का। मैं आपको सरप्राइजेडली आज इस हाउस को ब्रीफ करना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब कैसे ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये एक चीज़ है, शायद कोई इसका जिक्र ना करे, मगर मैं आज आपको बताता हूँ। आपने सर एक लेडी का सुना होगा, जो वीडियो आई थी बड़ी पहले, जिस पे डिस्कस हुआ था तैयबा लेडी का। दैट लेडी के थ्रू चेयरमैन साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब मैं गवर्नमेंट से ये पूछता हूं कि उनको कौन ब्लैकमेल कर रहा है, मैं उनसे भी ये पूछता हूं, और वो क्यों डर रहे हैं, वो क्यों डर रहे हैं। हमारी सारी सेनेट यहां मौजूद है, हमारी पार्लियामेंट यहां मौजूद है, आप आए हमें बताएं आपको ब्लैकमेल कौन कर रहा है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि आपने सारी उम्र चेयरमैन नैब तो नहीं रहना, आपने तो उतरना है एक दिन चेयरमैन नैब से। कौन खड़ा रहेगा आपके साथ? फिर कोई नहीं खड़ा रहेगा, फिर आप सही तरीके से ब्लैकमेल होंगे। तो मैं ये उनको कहना चाहता हूं कि आप ब्लैकमेल ना हो और ब्लैकमेल से बचें। और मैंने चेयरमैन साहब, ये मैं लूज स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये मैंने खुद रिकॉर्डिंग्स और खुद मैसेजेस अपनी आंखों से देखे और कानों से सुने, तब मैं ये बात कर रहा हूं इस फ्लोर के ऊपर। मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा। और जब वक्त आएगा तो ये लोग भी आपके सामने आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो बहुत ही खतरनाक एक तस्वीर सामने आएगी। तो मैं समझता हूं चेयरमैन नैब शुड स्टैंड अप, चेयरमैन नैब शुड से इनफ इज इनफ, आई विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड एनी मोर एंड आई विल नॉट पुट अप विद दिस नॉनसेंस। थैंक यू सर। थैंक यू। शहजाद अकबर सर। दो तीन चीज़ों पे वजाहत करना चाहूँगा। सब्जेक्ट मैटर तो और है, इसलिए आई ट्राई कि मैं जितना इख्तिसार के साथ बयान कर सकूँ। जो एक ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन ने भी बातें की हैं, एक तो मैं वो क्लैरिफिकेशन भी करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जो स्टेटमेंट दी थी, बिल्कुल 2 लोग, मैंने कहा था आपकी जो जितनी डेथ्स बताई हैं उसमें से 2 लोग हैं जो नैब की फ़िज़िकल रिमांड के अंदर जिनकी डेथ हुई थी, तो उनका फर्दर हमने प्रूव किया है। एक सजाद साहब हैं जो 2004 में हुए थे, और एक 2014 में रज़ाक भट्टी। तो ये इंप्रेशन देना कि अभी कुछ हुआ है या रीसेंट टाइम में, वो गलत है। ब्रिगेडियर असद मुजीद साहब की जो सुसाइड है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है किसी की भी सुसाइड करना, लेकिन उसको नैब के साथ मनसूख कर देना, मैं समझता हूँ बड़ा एक जनरल स्टेटमेंट तो हो सकती है, स्पेसिफिक तो यही हो सकता है कि फिर उनकी सुसाइड के अंदर डिप्टी साहब तशरीफ रखें, अगर वो बात कर रहे हैं उसके बाद करेंगे। ठीक है जी, तशरीफ रखें सर। इसके लिए तो बेहतर यही होगा, बिल्कुल उनकी वाइफ और बेटी कह रही होंगी, लेकिन इसके लिए तो बेहतर ही होगा कि फिर उनकी सुसाइड के ऊपर एक प्रोब करा लिया जाए कि उनकी सुसाइड के क्या मुहर्रकात थे, वो देख लिया जाए। इसको ये कह देना कि वो कह रहे हैं, तो फिर उसको यहाँ पे मौजू बनाना, और इशू ये पैदा होता है कि क्या अब ये 2 डेथ्स तो होती हैं 2004 में और 2014 में, लेकिन अब वो नैब की डेथ्स जो हैं वो रेलेवेंट अब आगे क्यों हो जाती हैं। हमें इस चीज़ को भी देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि क्या वो रेलेवेंस इसलिए है कि किसी ऑनरेबल मेंबर को एक नोटिस वसूल हो गया, या इसलिए हो गया कि फ्रीजिंग ऑर्डर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से इशू हो गए, या अब रेफरेंस फाइल हो गया।
तो इन चीज़ों को होलिस्टिकली देखना चाहिए। अगर उसकी डिबेट्स हाउस में करवाना चाहते हैं या इंडिविजुअल की प्रोब कराना चाहते हैं, और अगर उनके ख़ानदान वालों को ये मानना है कि वो थ्रेट था, तो वो भी उनके पास लीगल रिकोर्स तो अवेलेबल है। दूसरा जनाब चेयरमैन, एक इशू तो ये है कि अब जो एक स्पेसिफिक रेफरेंस है वो तो एक सब जुडिस मैटर है, उसकी बेहतर फोरम तो वो कोर्ट ही है। मुझे पहले बुलाया भी गया था क्योंकि ब्रॉडशीट को लेके कुछ बातें यहाँ पे हुई, कुछ सवाल भी उठाए गए, तो उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें गुजारिश करना चाहता हूँ और हाउस के रिकॉर्ड पे भी 3 चीज़ें रखना चाहता हूँ। एक तो कुछ 2-3 दिनों को लेके जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसकी सबसे बड़ी एक वजह क्या है, या बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं कि आपके पास कोई उसका असल चीज़ अवेलेबल नहीं है। वो लाइबिलिटी अवार्ड है, वो अवेलेबल नहीं था, पब्लिकली अवेलेबल नहीं था, क्योंकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स थी, 2 पार्टीज़ के माबैन हैं, वो पब्लिक नहीं की जा सकती। लेकिन जब ये बात एक इशू बना तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये इंस्ट्रक्शन दी कि हम अपने लॉयर से रब्ता करें, ब्रॉडशीट के लॉयर से, और इसको पब्लिक किया जाए। तो उनकी तरफ से हमें जब कंसेंट आ गई तो आज सुबह हमने, मैं इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ, तीनों ऑर्डर्स को पब्लिक कर दिया गया है। एक तो पहले ही पब्लिक डोमेन में था क्योंकि हाई कोर्ट की ऑर्डर था, लेकिन लाइबिलिटी का अवार्ड जो आर्बिट्रेटर का है, सर एंथोनी एवंस का, लंदन का, वो भी पब्लिक कर दिया गया है। वो मैं हाउस के रिकॉर्ड पे भी ले आता हूँ। और उसके बाद जो क्वांटम की प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी पब्लिक कर दिया गया है। अब इस तमाम कंट्रोवर्सी को लेके, और 2 सवाल मेरे आने से पहले मुझे लिख के भेजे गए थे, मेरा ख्याल है मैं बता देता हूँ, ताकि एक सवाल उठाया गया हाउस में कि जो पैसे हैं वो क्यों रिलीज़ किए गए या ब्रॉडशीट को क्यों पैसे दिए गए, और दूसरा ये है कि एक पेमेंट पहले भी की गई 1.5 मिलियन की, जो कि अब सामने आया है कि गलत लोगों की होगी, तो वो क्यों की गई। दोनों के लिए, हाउस के रिकॉर्ड के लिए एक टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन। टाइमलाइन, ये किस्सा शुरू होता है मई 2000 से, जहाँ से ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी 2 कंपनियों को इंगेज किया जाता है उस वक़्त के नैब में। इस वक्त हुकूमत जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की है, PTI तो कहीं पे भी नहीं है। 2000 मई 2000 के बाद दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ साहब एक डील के तहत पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हैं। वो सऊदी अरब चले जाते हैं, सुरूर पैलेस चले जाते हैं। ये मुआहदा कंटिन्यू करता है, लेकिन इस डिसीजन के तहत ये आगे चीज़ रेलेवेंट आएगी कि ये क्यों रेलेवेंट फैक्ट है। 2003 में इंटरनेशनल जो अब ये AIR है और ब्रॉडशीट दोनों के साथ मुआहदा नैब मनसूख कर देता है। उस वक़्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है। उसके बाद अगली रेलेवेंट डेट है 2008 की, क्योंकि 2007 में ये दोनों कंपनियां हुकूमत पाकिस्तान को नोटिस देती हैं आर्बिट्रेशन का कि आपके वाजिबुल, हमारे कुछ बकाया जात आपके वाजिबुल अदा हैं, वो आप अदा कर दीजिए। 2008 में पेमेंट कर दी जाती है एक सेटलमेंट के तहत 2.25 मिलियन की IAR नामी कंपनी को, और मई 2008 में दूसरा सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है ब्रॉडशीट के साथ। 2008 में उस वक़्त हुकूमत, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। बाद में ये पता चलता है 2009 में एक नया नोटिस वसूल होता है हुकूमत पाकिस्तान को कि पेमेंट, आपने हमारा पैसा देना है, आप हमारा पैसा दे दीजिए वरना आर्बिट्रेशन के लिए आ जाएं। उस वक़्त हुकूमत कहती है हम तो पैसे अदा कर चुके हैं। फिर ये चीज़ यहाँ होती है कि किसी गलत कंपनी को, गलत शख्स को पैसे अदा कर दिए गए जो कि $1.5 मिलियन के हैं। उसके बाद मामला आगे चलता है। सन 2009 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हो जाता है, उसमें काफ़ी खतो खताबत होती है। इवेंचुअली जनाब चेयरमैन, लाइबिलिटी अवार्ड की जो लाइबिलिटी मुकर्रर की जानी है कि किसका कसूर बनता है, आया ब्रॉडशीट का मौक़िफ़ दुरुस्त है या हुकूमत पाकिस्तान या नैब का मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो उसके लिए जो हेयरिंग होती है वो भी डेट बड़ी रेलेवेंट है, वो जनवरी 2016 में होती है। जनवरी 2016 में इसकी हेयरिंग होती है लंदन में, और हुकूमत पाकिस्तान जाके अपना मुकदमा लड़ती है। उधर से ब्रॉडशीट के लोग आते हैं, पाकिस्तान में हुकूमत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उसके बाद जनाब चेयरमैन, इसका अवार्ड आ जाता है अगस्त 2016 में। उस वक़्त भी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं,
अवार्ड भी आ जाता है। और ये अवार्ड उस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान के कहने के ऊपर पब्लिक नहीं किया जाता, हम दरख्वास्त करते हैं कि इसको प्राइवेट रखा जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उसके बाद ये तय किया जाना है कि कितना इनको पैसा अदा किया जाए, क्योंकि ये तो तय हो गया कि इनका पैसा बनता है। उसकी प्रोसीडिंग्स भी 2016 से लेके 2018 तक होती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस इसको कंडक्ट कर रहा है। 2018 में इंतखाबात से पहले लाइबिलिटी की जो हेयरिंग्स हैं वो भी मुकम्मल हो जाती हैं और लाइबिलिटी भी मुकर्रर कर दी जाती है। उसके बाद अपील जो है वो केयर टेकर दौर में फ़ाइल की जाती है उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट की फोरम पे लंदन में। उस अपील का फ़ैसला 2018 के आखिर में आ जाता है। अब ये तो टाइमलाइन होगी जनाब चेयरमैन। अब इस जो दो चीज़ें थी जिनको उस वक़्त ये हुकूमत वक्त के कहने के ऊपर खुफिया रखा गया, उन फ़ैसलों में था क्या? अगर आप उस लाइबिलिटी के फ़ैसलों को देख लें तो ये चीज़ बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी। जो मुद्दा था इस पूरे केस के दर्द में ब्रॉडशीट का और हुकूमत पाकिस्तान का, ब्रॉडशीट ये कहता था कि हुकूमत पाकिस्तान ने नैब ने हमें इंगेज किया एसेट ट्रेस करने के लिए और 200 लोगों का टारगेट दिया और एक एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट अच्छा था बुरा था उस पर हम बहुत बहस कर सकते हैं। हम भी कहते हैं उसको देखा जाना चाहिए कि क्या उस वक्त वो एग्रीमेंट ठीक हुआ, क्या उसके बाद वो एग्रीमेंट की टर्मिनेशन ठीक तरीके से की गई, पाकिस्तान का इंटरेस्ट वॉच किया गया और उसके बाद क्या हुआ। ब्रॉडशीट का ये कहना था कि आपने ये हमारा एग्रीमेंट ख़त्म किया लेकिन आपके ज़िम्मे पैसे बनते हैं। पाकिस्तान कहता था आपके ज़िम्मे पे हमारे ज़िम्मे कोई पैसे नहीं बनते। ये एक आर्बिट्रेटर के पास लंदन में चले जाते हैं जो उस मुआहदे के मुताबिक था। सर एंथनी एवंस जो हैं वो आर्बिट्रेटर मुकर्रर होते हैं। उसकी फाइंडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो जजमेंट आज पब्लिक की गई है उसकी फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है उसकी, वो ये कहते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है इसको समझना, कि आपने सबसे पहले, ये आपका कसूर है रियासत पाकिस्तान का कि आपने कोई डील की। क्योंकि सन 2000 में जब आपने दिसंबर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने दिया तो उनको एक डील के तहत जाने दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ की कोई JIT नहीं कह रही, ये एक लंदन का आर्बिट्रेटर कह रहा है जिसको वैलिडेट करता है लंदन का हाई कोर्ट। और उस डील के नतीजे में जिस किसी के साथ आपने डील की, उस डील के नतीजे में जो ये कंपनी है इसको एक ऑनेस्ट अर्निंग जो थी उसको लॉस हुआ। फिर उसके वो जो उसकी क्वांटिटी की क्वांटम की डिसीजन है उसके अंदर उसके वो 2 हिस्से मुकर्रर करता है। एक हिस्सा वो मुकर्रर करता है कि $100 मिलियन की जो है $100 मिलियन जो 16 अरब रुपया बनता है, वो उसका हिस्सा मुकर्रर करता है किसके खिलाफ। और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जनाब चेयरमैन। ये इस क्वांटम की जो डिसीजन है, ऑर्डर है, इसके सफ़ा नंबर 63 के ऊपर सेक्शन 8 में कॉन्ट्रैक्चुअल डैमेजेस का है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि ये पैसे किसकी मद में हमने अदा करने हैं। ये सवाल किया गया कि क्यों पैसे अदा कर रहे हैं, किसकी मद में अदा करने हैं। इसमें 6 लोगों का नाम लिखा हुआ है ऊपर और आगे लिखा हुआ है कि उनकी मद में कितनी 20% इसका हिस्सा बनता है। एक नाम है शॉन ग्रुप $48,760, लखानी $25,000, फौजी काजमी $85,000, जनरल जायद अली अकबर $3,81,000, शेरपाव $2,10,000, अंसारी $1,80,000, $1,58,000। ये कुल मिला के $1 मिलियन बनता है जो उसको अदा करना बताया गया कि ये इनका हिस्सा बनता है 20%। इसका मतलब है 80% आपने रिकवरी कर ली। दूसरा जो इसका हिस्सा दिया गया, क्योंकि टोटल अवार्ड होता है $21.5 मिलियन का। दूसरा अवार्ड है शरीफ एवनफील्ड। अब मैं कोई अपना लफ्ज़ नहीं ऐड कर रहा, ये इसमें से पढ़ रहा हूँ, इसमें साफ लिखा हुआ है शरीफ, आगे ब्रैकेट में एवनफील्ड $1.5 मिलियन। ये हिस्सा है 20% जो आपने अदा करना है अभी ब्रॉडशीट को। क्यों? क्योंकि उसने आपको 2000 में भी एवनफील्ड के सबूत ला के दिए। वो एवनफील्ड फ्लैट जिसको आप आज भी नहीं मानते कि हमने 2000 में लिया था, जबकि आप 90s से ये रिकॉर्ड क्या है कि उसके ऊपर आप रह रहे थे।
दूसरा है शरीफ अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में $19 मिलियन की लाइबिलिटी डाली गई, जो 20% बनाया गया। और अगर आप, और ये 21.5 मिलियन की टोटल लाइबिलिटी थी। टोटल पेमेंट अभी हमने $29 मिलियन की है। बाकी इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा है आपको, क्योंकि आपने ये इतने साल केस नहीं निपटाया उनके साथ। 21.5 मिलियन में से जो 20.5 मिलियन वो सिर्फ शरीफ ख़ानदान के असासों का आपको अदा करना पड़ा। कब? 2016 में लाइबिलिटी की डिसीजन आई, क्वांटम 2018 में आया। उसके बाद एपेलेट प्रोसेस चला, 31 दिसंबर 2020 को पैसे अदा किए गए, क्योंकि अगर अब भी उनको पैसे अदा ना करते तो आपके पास कोई फोरम नहीं रह गया था अपील करने का, और आपके पाकिस्तान के जो असासे बाहर थे वो भी मुंजमद वो करवा सकते थे डेट करने के लिए। और $5000 जो है वो डेली के बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मुकर्रर कर दिया गया था। और जनाब चेयरमैन, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता, ये जो आज डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिया गया है, इसके अंदर एक और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ रवायत चली है कि जी हम JIT को नहीं मानते, हम पनामा की डिसीजन को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को नहीं मानते, उसको मानेंगे। शॉपिंग हो रही है। इसके अंदर स्ट्रॉस फ्रीडबर्ग एक्सपर्ट एविडेंस प्रोड्यूस किया गया, उसके ऊपर रिलाय करके आर्बिट्रेटर कहता है कि उसने फोरेंसिक ऑडिट किया है JIT रिपोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, और उस फोरेंसिक ऑडिट के तहत जो शरीफ ख़ानदान की लाइबिलिटी है, जो कि इल गॉटन मनी है, वो $820 मिलियन है। $820 मिलियन है। ये उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, जो हमसे 4 दिन से पूछ रहे थे कि इसको पब्लिक करो, हमने कर दिया पब्लिक। अब ये गुनाह भी हमारे हिस्से में लिख लें। 820, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप ये ले लें, कागज़ ले लें और ले चलें हमें किसी भी फोरम के अंदर। तो ये जनाब चेयरमैन, ये है ब्रॉडशीट की हकीकत। और उन्होंने कहा कि हम अभी आपको ये 820 मिलियन का इसके ऊपर नहीं हर्जाना डाल रहे, वरना पाकिस्तान को जो डिमांड कर रहा था ब्रॉडशीट, वो 160 मिलियन इसका हिस्सा मांग रहा था 20% के हिसाब से। हमारा कसूर तो ये है कि हम आपका किया हुआ बुरा जो है वो भुगत रहे हैं। ब्रॉडशीट में भी आप ही जजमेंट को छुपा के चले गए थे। ब्रॉडशीट में 2016 में जब लायबिलिटी डिटरमिन होनी है, ये तय करना है कि आपने ये किया किस लिए है, तो उस वक़्त जो उसको डिफेंड कर रहा है, ये देखें ये कितनी खूबसूरत बात है कि इधर मुकदमा लड़ा, मुद्दा है मुकदमे का क्या, शरीफ एसेट्स। लड़ कौन रहा है? हुकूमत पाकिस्तान हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। इससे बड़ा हमारे साथ क्या मजाक हो सकता था? तो ये वो मजाक है। और जनाब चेयरमैन, ये है कीमत NRO की, डील्स की। हमसे भी एक ऐसी डील मांगी गई, 34 शिकायत लेके आ गए कि उसके साथ डील कर लें। आज हम कर लेते, कल कौम को फिर आगे पता नहीं कितने मिलियन डॉलर अदा करने पड़ते। तो जनाब चेयरमैन, ये हकायक रिकॉर्ड पे लाना बड़े ज़रूरी थे, आपके सामने पेश कर दिए। थैंक यू। जी जावेद भाई साहब, एक जी ये सारी जरा सुन तो लें, जरा सुन लें। इनके टर्न में बोलने दें उनको, उनका टर्न है। मोहसन साहब सुने, फिर आपके पास आएंगे सर। नहीं ये तो जी आप मेहरबानी करें, मोहसिन साहब बोले जी। देखिए मोहसन साहब, ये आज सेंटर शेरी रहमान साहबा जब अपनी स्पीच कर रही थी और मैंने भी अपनी स्पीच करनी थी, ऐसा बैठ जाए। हम ये डिमांड करते थे और डिमांड आपके सामने कर रहे हैं। ये एक तरफ की स्टोरी आ गई है, इनको हक था, इन्होंने अपनी बात की। हम चैलेंज करते हैं इन फिगर्स को।